अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सेनेट की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने की करारदाद पर रायशुमारी हुई। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत और अपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स के सामने वोटों की गिनती की गई। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर सैफ ने वोटों की गिनती के बाद ऐलान किया कि आइन के मुताबिक करारदाद के हक में 50 वोट पड़े, जिसकी वजह से ये करारदाद मुतालिका 1/4 वोट ना मिलने की वजह से मुस्तरद की जाती है। तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में 45 वोट पड़े, जबकि 5 वोट मुस्तरद हुए। 104 के ऐवान में ऑपोजिशन को कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे, जबकि ऑपोजिशन सिर्फ 50 वोट ही हासिल कर सकी। जबकि 100 सेनेटर्स ने आज सेनेट के इस इजलास में इस वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। ऑपोजिशन लीडर राजा जफर उल हक की जानिब से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पेश की गई करारदाद पर 64 अरकान ने हिमायत की थी, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया रायशुमारी का आगाज किया गया। ऑपोजिशन की इस नाकामी पर हमारा सवाल कुछ यूं है अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी क्या ये इस बात का इंदिया है कि मुस्तकबिल करीब में मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान के लिए कोई खतरा साबित नहीं होगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, एक तो ये बात कि इमरान खान साहब के खिलाफ क्या सूरत हाल रहेगी अब अपोजिशन की, और क्या खुद मुत्तहिदा अपोजिशन आपस में मुत्तहिद रह पाएगी इसके बाद? देखिए, मैं पहले वो पूछना था कि नियाज़ी साहब ने मिठाई ले आए और खिला दी सारों को, या हमें कैसे मिलेगी मिठाई वो जो नियाज़ी साहब ने खिलानी थी? वादा किया था अब न्यायी साहब ने, उनसे जवाब लेंगे आगे जाके, आप अपना जी, मुकम्मल करें। चलो 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 वो ठीक। अच्छा देखिए जी, कोई ख़तरा नहीं, बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं। पहले भी कोई ख़तरा नहीं था, अब भी कोई ख़तरा नहीं। और इस सवाल के ये है, पहली बात यह है कि हुकूमत और सादिक संजरानी को मुबारक हो, अपोजिशन के लिए इज़हार हमदर्दी। दूसरी बात है कि मैं कल भी कह चुका था कि ये एक टूथलेस ऑफिस है, इसका कोई काम नहीं है। ये सादिक संजरानी साहब चले जाते, हासिल बिजंजो साहब आ जाते, फिर भी इमरान खान साहब और हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अब अगर नाकाम हो गई है, सादिक संजरानी साहब जीत गए हैं, फिर भी कुछ नहीं होना। सब कहते हैं ये बड़ी कानून साजी करता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सादिक संजरानी साहब जब मौजूद थे तो कितनी कानून साजी हो रही थी? वो तो हुकूमत के आदमी थे, तो वो जब मौजूद थे तो कितनी कानून साजी हो रही थी? अगर वो चले जाते तो कितनी कानून साजी होनी थी? जब तक अपोजिशन का इसमें अक्सरियत है, ज़्यादा लोग हैं, अपोजिशन का होल्ड रहेगा, वो रोकेगी कानून साजी अगर कोई चंद कानून आ गए तो। अच्छा। और जब हुकूमत आ जाएगी तो मंजूर कर लेगी। और वैसे भी मैंने पहले भी बताया था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में जब नून को पीपल्स पार्टी रोकती थी कानून साजी, तो नून वाले ज्वाइंट सेशन बुला लेते थे और कानून साजी इसहाक डार साहब वगैरह वो पास करवा लेते थे। तो ये टूथलेस ऑफिस है, कोई इसका फर्क नहीं पड़ना था। एक सिंबॉलिकली, यस सिंबॉलिकली है, और वो बस इतना होगा कि हुकूमत का एतमाद बढ़ जाएगा। और कल अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हासिल बजिंजो साहब कह रहे थे कि कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, कोई दबाव नहीं है। हामिद साहब ने पूछा कि बिलावल तो कह रहे हैं कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है। बिजनेस साहब बोले कि बिलावल की बात बिलावल जाने, मुझे मेरी इतला कोई नहीं है, मैंने अभी तक मुझे कोई ऐसी इतला नहीं मिली, और पैसे पूसे चल भी नहीं सकते। फिर हामिद साहब के प्रोग्राम में सितारा अयाज भी कह रही थी कि हम पर, वो ANP की हैं, कि हम पर कोई दबाव नहीं है। अब हासिल बिजंजो साहब और सितारा अयाज साहब, हासिल बिजंजो साहब चेयरमैनी के उम्मीदवार थे, और वैसे ये वो थे कि जब सादिक संजरानी साहब पहली मरतबा बने थे तो उन्होंने कहा था कि सेनेट का मुंह काला हो गया और पता नहीं क्या क्या काला हो गया। आज उनकी तकरीर सुननी है कि पता नहीं क्या क्या चिट्टा हो गया, क्या क्या काला हो गया। अच्छा, तो मतलब अपोजिशन टूट फूट का शिकार है अगर दबाव नहीं है, हार्स ट्रेडिंग नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जोराने में 64 हाथ खड़े किए, 64 वोट निकले 50। आखिरी बात, एक आखिरी बात, APC का एजेंडा था धांधली। मैं आपको सिर्फ इनकी तजाद बयानी बताऊं, इनके अंदर बाहर का तजाद बताऊं। APC का एजेंडा था धांधली। ANP ने कहा कि सादिक संजरानी को हटाओ, क्योंकि सादिक संजरानी का तल्लक बाप से है, वो जो अवामी पार्टी है, और बाप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब ANP का एक सेनेटर है, ये छोड़ दें, लेकिन बलूचिस्तान में बाप की हुकूमत पे ANP के 2 वजीर हैं और एक एडवाइजर है, यानी वहां वो इत्तेहाद कर रही है, यहाँ सादिक संजरानी को हटा रही थी। तो ये तजाद थे, इसलिए ना अपोजिशन पहले इकट्ठी थी, ना अब इकट्ठी है, ना आइंदा इकट्ठी होगी। इस पे हम आगे जाके भी जिक्र करेंगे। अभी न्यायी साहब की तरफ जाएंगे। न्यायी साहब, ये क्या हुआ ऐवान बाला में आज? पहले 64 अफराद खड़े हुए तहरीक अदम एतमाद के हक में, फिर वोट कितने पड़े, तो अब क्या पोजीशन है ऑपोजिशन की आपके ख्याल में?
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद के हथकंडों से बचने के लिए, जो हर वक़्त तेरी बगावत के लिए और ख़राब काम के लिए उकसाता रहता है और ताक में रहता है। शुरू कर तो अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। देखें बीबी, ये जो हथकंडे जो कुछ हुआ है, इसी ने तो अपोजिशन की ताकत को जो है वो उजागर किया है। ये ताकत ये नहीं होती कि आप सेनेट में या असेंबली में 5, 10, 15 बंदों को जो है ताक लगा के या किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लें, और उस कई लोगों के अंदर, हर लोगों के अंदर हिम्मत वो नहीं होती, क्योंकि अप फ्रंट लेना। देखें असल झगड़ा क्या है कि आया पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको ये राजी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखें मुश्किल मुकाम जो था ना, 2018 का इलेक्शन जीतना था। इस सेनेट का इलेक्शन को मुश्किल काम नहीं था। अगर वो मार्का सर कर लिया गया था तो इसके अंदर तो बहुत ही, मैं कहता हूं कि अजीब बात होती कि अगर वो नाकाम रहते। मेरे आज 2-3 दोस्तों ने मुझे टेक्स्ट किया कि आप 10 दिन पहले कह रहे थे कि नहीं कर सकेंगे। क्यों? मुझे पता है ये मैनिपुलेट करना आसान है। एज ए इंसान, अगर मैं एज ए इंडिविजुअल आप मुझे ये कहें कि मैं कितना प्रेशर ले सकता हूं, उसकी एक हद है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़े मजमे में हूं, जो अगर अवाम में जाते हैं, मुझे इस बात की तो उसका जो प्रेशर, जो फर्क हो जाता है, वो मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, एक फर्द अलहदा नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि जिन लोगों के, एक बात सुने ना, एक बात सुने, IGI एक बनी थी 1988 में उस वक्त, और वो इलेक्शन हार गई थी। उसको तख्त दिलाना था और बेनज़ीर को ताराज करना था। बेनज़ीर को तख्त मिला और वो ताराज रही हो गई। उसके बाद माजी की बातें न्याई साहब, माजी की बात इसलिए कि उस नाकामी से बहुत सबक सीखे गए, छांगा मांगा चलाया गया, न्याई साहब पैसे डाले गए। न्याई साहब हम टॉपिक पे रखना चाह रहे हैं, आगे वापस आएंगे फिर। मजहर साहब को इन्वॉल्व करने दें प्लीज गुफ्तगू में। न्याई साहब प्लीज। मजहर साहब, आपके ख्याल में, अब सेनेटर फैसल जावेद गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तमाम अरकान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वो फैसला किया है, तो अब खुद अपने हलकों को देखने की जरूरत है अपोजिशन को, और क्या अपोजिशन के पास की कोई अहमियत होगी अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैनिपुलेट किया गया या हॉर्स ट्रेडिंग या कुछ भी? देखिए, वो क्रिकेट में अक्सर एक टर्म होती है ना, डीएल सिस्टम के तहत जब बारिश हो जाती है तो डीएल सिस्टम के तहत किसी को फातेह करार दे दिया जाता है जो उस वक्त हार रहा होता है। यहाँ ये जो 5 वोट हैं जो मुस्तरद हुए हैं, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो रीज़न्स दिए गए मुस्तरद होने के, वो बड़े मज़ा का खेज़ है। यानी मैं बैलेट बॉक्स में अगर पेपर डालता हूँ और जब बैलेट बॉक्स खुलता है और वो पेपर खुले होते हैं, तो उस बुनियाद पे मैंने आज तक नहीं सुना कि इस बुनियाद पर आप किसी के पेपर रिजेक्ट कर दें। ये तो होता है कि अगर आपने क्रॉस गलत कर दिया है, कहीं ऊपर चला गया है निशान, या टिक गलत कर दिया और टिक 2 जगह आ जाता है, तो उस बुनियाद पे जो है वो पेपर्स रिजेक्ट हुए। लेकिन बहरहाल सादिक संजरानी जीत गए, इसके बावजूद कि उन्होंने 45 वोट लिए। हासिल बिदिन जो हार गए, इसके बावजूद कि उन्होंने 50 वोट लिए। और एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपोजिशन को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। अब इसमें ज़ाहिर है मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए बहुत कुछ सोचने का है, लेकिन हुकूमत के लिए भी बहुत कुछ सोचने का है कि अगर आपने स्टेटस को की पॉलिटिक्स, क्योंकि स्टेटस को के ख़िलाफ़ आपने नारा लगाया था, तो स्टेटस को की पॉलिटिक्स अगर आपने सीख ली है तो बिल्कुल आपको मुबारक हो। और हम तो शुरू से कहते थे, जिस तरह बकौल इफ्तिखार आरिफ, तमाशा करने वालों को ख़बर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो ये सिलसिला ज़ाहिर है, अभी आप देख लें डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत के पास कितने वोट थे और चेयरमैन सेनेट को कितने वोट मिले। यानी इसमें कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने, जब करारदाद पेश हुई चेयरमैन सेनेट की, तो उनका ज़मीर सोया हुआ था, और जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो उनका ज़मीर जाग उठा। ये अजीब ज़मीर है जो सीक्रेट बैलेट में जागता है और ओपन बैलेट में सोया रहता है। और ये बहरहाल सादिक संजरानी को भी मुबारक हो
और इमरान खान को भी मुबारक हो। और 1 साल के लिए सादिक संजरानी, क्योंकि जो है मार्च 2021 में दोबारा सेनेट के 50% अरकान मुस्तफ़ी होंगे, तो पीटीआई ने एक लिहाज से अपोजिशन को सेटबैक ज़रूर दिया है, क्योंकि अभी उनकी तहरीक शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही उनको एक बड़ा सेटबैक मिला है। तो अपोजिशन अब इसको किस तरीके से मैनूवर करती है, ये देखना है। सही है, बिल्कुल। हाँ, कई ऑप्शन आप ले रहे हैं। रीमा, आपकी तरफ आएंगे। एक तो आपके ख्याल में कैसा साबित होगा अपोजिशन के लिए? दूसरा, कल हसन साहब की भी तजवीज़ सामने आ रही थी कि बेहतर है अपोजिशन अवामी मसाइल के ऊपर बात, तो अब क्या तरीका कार अपनाएगी या अपनाना चाहिए अपोजिशन को आपके ख्याल में? शुक्रिया अफसा। पहले तो मेरा ख्याल है बहुत क्लियरली कहना चाहिए ये कि ये कोई ज़मीर की बुनियाद पे वोट्स नहीं पड़े, ना ही ये कोई दुआओं की वजह से पड़े हैं। ये जो हमारी एक हिस्ट्री, हमारी तारीख का हिस्सा है, चाहे वो अयूब खान के टाइम पे हो, चाहे वो मुशर्रफ के टाइम पे हो, चाहे वो हमारी डेमोक्रेटिक हुकूमतों के टाइम पे भी हो, इस तरह करप्शन जो बहुत बात हम करते हैं, करप्शन की ही एक फॉर्म है। आप इंड्यूसमेंट्स के थ्रू, आप प्रेशर के थ्रू या आप और तरीकों से वोट्स जो हैं लोगों के खरीदते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहिए, और चाहे आप किस पार्टी को भी सपोर्ट करते हो ना करते हो, ये जमहूरियत के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है, और जो सेटबैक है वो जमहूरियत को मिला है। हमें, मेरा ख्याल है, अब देखना चाहिए हमारे आइन में जो प्रोविजंस हैं जो सीक्रेट बैलेटिंग अलाउ करती हैं, वो क्यों हैं वहाँ, उनकी क्या वजह थी, और क्या ये वक्त आ गया है कि उनकी तरामीम की तरफ हम चलें। क्योंकि भारत में भी इस तरह के, ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में बहुत कंट्रोवर्सी होती थी। वहाँ पे कुछ हद तक एक तरमीम आई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जहाँ सीक्रेसी है वो करप्शन की बुनियाद बनती है, तो ट्रांसपेरेंसी ही वाहिद उसका हल है। और अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे और भी लोगों की किताबें, लोगों की राइटिंग्स देखें, तो इस तरह की सीक्रेट बैलेटिंग जो आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग इनकरेज करती है, उसको बहुत गलत समझा जाता है, और समझा जाता है वो कंस्पिरेसीज को अलाउ करती है। तो पहली बात तो मेरा ख्याल है पहले नहीं किया, गलत किया, इसकी तरफ भी तवज्जो हमें डालनी चाहिए, देनी चाहिए कि क्या हमें तरमीम की ज़रूरत है इस सिस्टम पे। दूसरी बात, ऑपोजिशन जो है वो कमज़ोर हुई है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन किस हद तक हुई है वो देखना पड़ेगा कि क्या ये वोट्स हैं वो खरीदे गए हैं, क्या ये वोट्स हैं ये इंड्यूसमेंट्स या पैसा देके उनको टिल्ट किया गया है, या क्या पार्टीज में खुद इंटरनल रिफ्ट्स हैं, या जो उन्होंने ऑपोजिशन ने कोलिशन बनाई है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कोलिशन के साथ लॉयल नहीं है। तो ये ऑपोजिशन को मेरा ख्याल है इंट्रोस्पेक्ट करना है इस पे, और कितनी वो वीकन होंगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वीकन जरूर हुई है। आखिरी बात, एक सिल्वर लाइनिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा शायद ऑपोजिशन जो है वो इससे सबक सीखे, और एक जो सिंगल पॉइंट एजेंडा पे वो इस वक्त साथ हैं, एक सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए, शायद वो उसको ज्यादा एक तरह से मोटिवेट और हो कि उन्होंने इसी प्रिंसिपल पे खड़े रहना है। तो सिल्वर लाइनिंग ये है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये लेकिन फिलहाल नुकसान जरूर है, नहीं का ऑप्शन हम लिखेंगे, ठीक जी, लेकिन सबक सीखने का भी मौका है। आपके ख्याल में बाबर सत्तार साहब, रहनुमाओं के जो बयानात थे और हुकूमती हलकों का जो एतमाद था इस मामले के ऊपर, वो भी काबिल गौर है। शेख रशीद साहब ने कहा कि हुकूमत के पास अरकान ना भी हो तो तावीज़ होता है। आज जो हमने सेनेट में देखा है वो क्या सामने आया है, क्या काम आया है? वोट काम आए हैं या फिर ये मुबैना तावीज़ जिसकी बात शेख साहब कर रहे थे? देखिए, एक मुहावरा है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है पुराने पाकिस्तान का और नए पाकिस्तान का। देखिए, जब संजरानी साहब आए और वो छा गए सेनेट के ऊपर, तो उस वक्त हम में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो चीज़ हुई है इसका बड़ा नुकसान होगा। उस वक्त भी यही रेलेवेंस थी, और उस वक्त जब पीपीपी बजा रही थी ढोल और खुशियां मना रही थी, बलूचिस्तान जीत गया, फेडरेशन जीत गई, डेमोक्रेसी जीत गई, तो वो शर्मनाक था। आज और उस वक्त पीटीआई खड़ी थी 2018 के इलेक्शन के बाद, गालिबन इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की थी कि ये जो जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन के अंदर डीलिंग होती है ये शर्मनाक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उससे पहले भी वो करते रहे कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है और सीक्रेट वोटिंग है, इसके थ्रू
जो जोड़ तोड़ किया जाता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज उनके जो दाएं हाथ और बाएं हाथ तमाम लोग खड़े हैं वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो कल को सेलिब्रेट कर रहे थे संजरानी साहब की विक्ट्री को, वो आज जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। तो जिस तरह की हिपोक्रेसी पाकिस्तान में रही है, देखिए यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। इस प्रोग्राम में हमने ये डिस्कशन की कि क्या डेमोक्रेसी इससे प्रमोट होगी, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। कम अज कम मेरा व्यू बड़ा क्लियर था कि ये एक प्रोटेस्ट वोट है। तो पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खाली जो लोग आज इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रिंसिपल के नाम के ऊपर, वो ये याद रखें कि जिस तरह 2018 के ट्वीट्स आज निकाले जा रहे हैं, उसी तरह ये भी निकलेंगे बाहर। हम लोग जो टीवी में बैठ के बात कर रहे हैं, जो आज इसे एज ए प्रिंसिपल्ड मैटर सेलिब्रेट करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। कल जब आप दूसरी तरफ खड़े होंगे या इस सिस्टम के दूसरी तरफ फंसेंगे और आप कहेंगे नहीं देखें असूल की बात करें, जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, सही को सही गलत को गलत कहें, तो ये बातें सामने आएंगी। तो बिल्कुल ये साबित हुआ कि कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, और हुकूमत साबित कदम रहेगी। बिल्कुल, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं, इसके ऊपर आप कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है, ये साबित हुआ हुकूमत। इस मामले पर हमारे तजिया खानों की राय आपने जानी। यही कहा गया है कि यकीनन अपोजिशन के लिए ये जो मामला आज पेश आया है ये एक सेटबैक ज़रूर है। एक और अहम मामला है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी जरगों से मुताल्लिक केस में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से जरगों के बारे में 6 हफ्तों के अंदर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि जरगे गैर कानूनी हैं, अपने महदूद इख्तियार से बढ़कर फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतें और जरगे कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करते, आइन से मुतसादिम हैं। बुध को कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी जरगों से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने पेश होकर अदालत को बताया कि पंजाब में गैर कानूनी जरगे का कोई केस नहीं पाया जाता, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान में हर सूबे और शहर में मकामी अदालतें, जरगे या पंचायत सिस्टम मौजूद है, ताहम अवाम इसके बारे में मिले जुले ख्यालात रखते हैं। बाज़ के ख्याल में की फराहमी का फौरी जरिया है और बाज़ के नज़दीक ये मौसर इंसाफ का जरिया नहीं है। इस मामले पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारा सवाल इस तरह से है, जरगे गैर कानूनी हैं, अपने महदूद इख्तियार से बढ़कर फैसले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम अदल ख़त्म कर देना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, इस मामले से मुताल्लिक क्या राय है आपकी? देखिए, कभी ख़त्म नहीं होगा। इस मुल्क में सिर्फ 2 कानूनी कई कवानीन हैं। हर जगह का अपना एक कानून है, हर इलाके का अपना एक कानून है। इस मुल्क में कानून के अलावा सारे कवानीन मौजूद हैं। जिरगे के बारे में हम तो प्रोग्राम जिरगा करते हैं, बाकी तो छोड़ दें। जिरगे के बारे में हर जगह आप देख लें, वहाँ जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तरीक़े इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी फौरी इंसाफ हो जाता है, इसका मतलब ये कि कानून का इतलाक़ नहीं होता। जिरगा आज से गैर कानूनी नहीं करार दिया गया है, पिछले कई सालों से जिरगे को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन क्या जिरगे ख़त्म हो गए? हमारे वुज़रा जिरगों में जाते हैं, हमारी सियासी जमातों के रहनुमा जिरगों में बैठते हैं, जिरगों में फ़ैसले करवाते हैं, ऐसे फ़ैसले करवाते हैं कि जिसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कहती रही है, हाई कोर्ट से इससे पहले कहते रहे हैं, लेकिन होता है क्योंकि वो जो एक स्टेट विद इन द स्टेट है हर जगह, चाहे आप कबायली इलाकों में चले जाएं, आप बलूचिस्तान के पहाड़ों पे चले जाएं, आप सिंध के सहराओं में चले जाएं, ये सारी चीज़ें हमें हर जगह नज़र आ रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आइडियली तो एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम 72 साल से देखते आ रहे हैं कि इस मुल्क में कानून के अलावा हर चीज़ मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन हाँ का ऑप्शन इसलिए लूँगा कि सिस्टम को किसी भी तरीके से इन्फोर्स करना चाहिए। कोई भी कानून बनाए, लेकिन एक कानून बनाए और उस पर अमल करें, वरना इस मुल्क में अनार्की होना चाहिए। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, इस हवाले से क्या होना चाहिए सही तरीका कार? क्या जरगा सिस्टम रहना चाहिए या फिर जिस तरह से इसके हक में कुछ लोग बोलते हैं उस हवाले से कुछ एडजस्टमेंट होनी चाहिए? देखिए, जिरगा सिस्टम तो गैर कानूनी है, गैर आइनी भी है। इस पे बड़ी डिटेल्ड जजमेंट पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। अब
देखिए, और हमें कंफ्यूज भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा फैसला होता है जो बाइंडिंग हो जाता है, जिसके खिलाफ आपके पास कोई रेमेडी नहीं होती और जिसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं होती। मीडिएशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि अगर मेरा मजहर साहब का झगड़ा हुआ और उसमें कोई मीडिएटर बनता है, कोई बंदा आके कोशिश करता है कि हमारा ये रजामंदी से सुलह हो जाए। बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, वो अदालतों में नहीं लेके जाते, वो अपना एक कोई कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी बैठ के मीडिएट करती है। ये नहीं है कि उनका इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो अदालत में ना जाएं, लेकिन एक आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया हुआ है कि जी हाँ, हमारे पीयर्स बैठेंगे, कोई फैसला कर देंगे और वो हल निकल आएगा। सो जब तक तो लोगों को ये लगे कि हाँ इसमें इंसाफ हो रहा है और एक फैसला किसी फेयरनेस के ऊपर, किसी असूल के ऊपर बेस्ड है, वो एक बात है। हम ये वाला जिरगा उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें किसी की रजामंदी नहीं है एक पार्टी की, लेकिन उसके ऊपर एक तरह से नाफिज किया जाता है। ट्राइब्स के अंदर कोई लोग बैठते हैं, आपकी बात कोई सुने ना सुने, वो अपने ट्राइबल कल्चर के लिहाज से, हमारे आइन के लिहाज से नहीं, एक किसी प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के लिहाज से नहीं, एक ट्रेडिशन के लिहाज से, और वो ट्रेडिशन किसी तबके के लिए बुरी रही होती है। इसी वजह से ट्रेडिशंस को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी ओप्रेसिव ट्रेडिशंस भी हैं हमारी। वो वाले जिरगे गलत हैं और उन्हें खत्म करना चाहिए। सही है, सही। लेकिन हर तरह का झगड़ा अदालत में ले जाना भी हल नहीं है। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक अलग से चीज है, लेकिन ये जिस जिरगे की बात हो रही है, ये वो ओप्रेसिव हमारी कल्चरल और ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, जिसके मुताबिक एक पार्टी के साथ जाती होती है, जो हावी होते हैं सोसाइटी में, वही उस जिरगे को इन्फ्लुएंस करके अपने हक में फैसला ले देते हैं। वो गलत है और बिल्कुल इसे खत्म होना चाहिए, इसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और हो सकती भी है, मेरे ख्याल से हो भी सकती है। हाँ, ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपके ख्याल में कोई मुतबादिल हो सकता है इसका, ताकि जिरगा सिस्टम जो है उससे बाहर निकलते हुए कानून के तहत कोई फैसले जल्दी हो जाएं, जो फैसले अदालतों में लोग नहीं लेके जाना चाहते, जो मामलात? देखें जी, कोई दो तरह के जो जिरगे हैं उनकी दो किस्में हैं। एक तो हमारे जो ट्राइबल एरियाज थे जो अब केपी में जम हो चुके हैं, वहाँ तो लैटन स्पिरिट में जिरगा होता था। वहाँ कत्ल से लेके बड़े बड़े क्राइम से लेके डकैती से लेके हर मामला जिरगे में लाया जाता था। एक है पंजाब के अंदर, वो भी रिमोट पंजाब में और ख़ुसूसन सिंध में पंचायतें, उसके अंदर कभी भी बड़े क्राइम नहीं आते। वहाँ छोटे छोटे, जैसे कि बाबर साहब ने कहा है कि एक जो है मुतबादिल के तौर पे मामूली झगड़े, लड़ाई है जिसमें डंडा सूटी चल जाता है, जिसके अंदर किसी का ज़्यादती हो जाती है, कोई वैसे बेहुरमती हो जाती है, तो उनके ऊपर बैठ के फैसले करते हैं। अब दोनों जगह पे एक चीज़ कॉमन है और उसकी नौइयत अलग-अलग है। दोनों जगह पे उनका इस मामले में अदालती निज़ाम जो राइज है पाकिस्तान में, या उस पर एतमाद नहीं है, या उस तक रसाई नहीं है, या उस रसाई के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। तो ये उसमें वो उससे पहले भी कहते हैं कि जी अच्छा जी बड़े बैठ जाएं और निपटा दें। कबायली इलाकों में तो वो बिल्कुल अदालती निज़ाम को ये समझते हैं को ज़ाहिर कातिल है, अपने जिरगे को समझते हैं इंसाफ देता है। यही वजह है कि 60-70 साल में जब कबायली निज़ाम पूरी शद्दोमत से कायम था और ये जो 9/11 नहीं हुई थी और उसके बाद की गंद नहीं पड़ा था, तो वहाँ पे क्राइम रेट ज़ीरो था। वहाँ कत्ल भी, जहाँ पे हर बंदे के पास, यहाँ पे जो बंदूक जो है पर कैपिटा बंदूक जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कबायली इलाकों में मौजूद थी बंदूक, वहाँ पे कत्ल नहीं होते थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ का जिरगा निज़ाम था जो देर एंड फैसले करता था और बड़े बड़े उसके अंदर पेनल्टी लगाते थे और जायदादें दे देते थे। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट से मेरी मुतबाना गुजारिश है कि हमारे यहाँ जो जिस तरीके से आर्टिकल 10A की बेहरमती होती है और जिस तरीके से हमारे यहाँ फेयर ट्रायल के ऊपर एतमाद नहीं है, कम अज़ कम मैं पाकिस्तान का वो शहरी हूँ कि जो ज़्यादा जानता बूझता हूँ और पाकिस्तान के निज़ाम को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया हुआ हूँ, अगर मेरा एतमाद नहीं है कि जी मुझे यहाँ पे फेयर ट्रायल मिल सकते हैं और फिर मुझे ये रीजनें दी जाए कि फेयर ट्रायल हो रहे हैं या मेरा असर्टिव हो जाए, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस पहले बहाल करें ताकि जो आईन है जिसके अंदर आर्टिकल 10 बहाल करें और उसमें बताएं कि ये निज़ाम अदल है। वगरना इस निज़ाम अदल में जैसे आज सेनेट में 5 वोट रिजेक्ट हो गए, तो आया देखते हैं कि अदालत उसमें कैसे सुनवाई करती है।
या जो बैरिस्टर फैज साहब का जो तैनाती है वो चैलेंज होती है, यही कि जो वहाँ पे डिजर्व नहीं करता था उसको बना दिया गया था खास मकसद के लिए, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। ठीक हो गया न्याय साहब। रीमा, आपके ख्याल में क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए जिरगा सिस्टम, या फिर जिस तरह 2 इकसाम के जरगे होते हैं जिनकी तरफ हवाला दे रहे न्याय साहब और बाबर साहब भी, छोटे मामला जो मामूली से मामला होते हैं उनके ऊपर बात हो जाए, कुछ रेगुलेट कर लिया जाए, कोई इस तरह का ऑप्शन मौजूद है आपके ख्याल में? अब साहब मेरा ख्याल है जिरगा और पंचायत एसोसिएट हमने अब कर लिए हैं डिस्क्रिमिनेशन से, वायलेंस से, ऑपरेशन से। तो अगर कोई इस तरह का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम हो, जो होते हैं, आर्बिट्रेशन होती है, मीडिएशन होती है, रिकन्सिलिएशन होती है। इस्लामाबाद में इसमें मेरा ख्याल है कानून भी एक पास हुआ जिसमें कुछ सिविल मैटर्स में आप मीडिएशन की तरफ जा सकते थे, मीडिएशन कमिटीज़ थी, लेकिन उनको फिर आप जिरगा या पंचायत ना कहें, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये मेरा ख्याल है अब बहुत इनके साथ बहुत ऑपरेशन जुड़ी है। क्यों जुड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में बहुत तफसील से बताया है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं। अक्सर इनमें मर्द बैठते हैं, वो एक तरह का उनकी सोच होती है, नज़रिया होता है, और वो अक्सर जिस तरह की सज़ाएं देते हैं वो हमारे रेगुलर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में अब आप मुख्तलिफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे सिविल जो मामलात होते हैं उसमें। क्रिमिनल मामलात में रियासत का इख्तियार होता है, उसमें आपका रेगुलर कोर्ट सिस्टम, जुडिशल सिस्टम ही फंक्शन करना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2 चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि ये जरगे पंचायतें आपने ख़त्म तो कर दी, लेकिन इसको इन्फोर्स किस तरह करें, क्योंकि इलीगली अभी भी चलती हैं, काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तफसील से ये डायरेक्ट किया कि इन पे भी थोड़ा सा क्रैक डाउन होना चाहिए, और अगर ये इस तरह के फैसले दें तो उन पे भी आपको सजाएं देनी चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए उन लोगों को जो जिसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि अब हम रेगुलर जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारा लीगल सिस्टम है, उसको बेहतर कैसे बनाएं ताकि हम लोगों को एक्सक्लूड ना करें। बहुत से लोग हैं वो उसको भी ऑप्रेसिव समझते हैं। तो न्याजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो 2 pronged अप्रोच है, लेकिन बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये फैसला हमारी रियासत में करना है कि ये जो जरगे हैं ये गैर कानूनी है जिस तरह ये फंक्शन करते हैं, और इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमें अपना रेगुलर जो लीगल सिस्टम है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, इस पे भी आप जोर दे रही हैं, बिल्कुल हाँ का ऑप्शन है। इरशाद भट्टी साहब, जरगों के जो मुतनाज़े फैसले हैं वो बड़ी तादाद में रहे हैं, उन जो ओवर शेडो करते हैं कुछ मौसर जो कार्रवाइयाँ जरगे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाते हैं। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो ये कि मुतवाज़ी निज़ाम अदल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम इंसाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम फ़ैसला साजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम क्लास, ये जो क्लासिफिकेशन कर देते हैं वड्डे छोटे की, निक्के वड्डे की, नहीं होनी चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम जेलें नहीं होनी चाहिए, मुतवाज़ी निज़ाम जज़ा और सज़ा नहीं होनी चाहिए। किसी को सारे को इंसान समझना चाहिए, कोई चंद एक इंसान नहीं, इस मुल्क में 22 करोड़ इंसान हैं, उनको इंसान समझना चाहिए। ये रोला है। जब आप एक क्लास पैदा कर देते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो फिर ये होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस अजमत सईद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिरगे गैर कानूनी है और अपने महदूद इख्तियारात से बढ़कर फैसले करते हैं। देखिए, एक मसालती कमेटियां हैं जो थानों में भी बनी हुई हैं, कुछ छोटी महदूद सतह के सालसी और मुज़ाकरात मुसालियत भी होती है, वो ठीक है, वो तो चलती है। लेकिन ये जो वसी पैमाने पर आप कर लेते हैं, पसंद की शादी पर उसकी बहन की उसके साथ शादी कर दो, उसकी बहनें उसको दे दो, ये गैरत के नाम पर जिरगे जो हाल होता है, खानदानी दुश्मनियों के नाम पे छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं बड़े बड़े लोगों के साथ और उनके साथ रवाना कर देती है। क्या क्या किया नहीं हो रहा है हमारे सामने। मुख्तारा माई से लेकर शरीफा से लेकर आगे तक आप देख लें क्या क्या नहीं किया जिरगों ने और क्या क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जीबी समेत सारे सूबों से रिपोर्ट मंगवाई हैं और मुझे हैरत इस बात पे है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने उनको कहा है कि पंजाब में कोई केस नहीं है। हैरत है, पंजाब में, साउथ पंजाब में और नॉर्थ सेंट्रल पंजाब के कुछ हिस्सों में बहुत सारे ऐसी शिकायत हैं, रजिस्टर हुई हैं या नहीं हुई, ये अलहदा बात है, वहाँ बड़े फैसले हुए और हमारे सामने पिछली कई दिनों से कई मरतबा अखबारों में भी छपे हैं।
तो ये गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए। एक महदूद सतह से कोई ऊपर मुतबादिल इनको, निज़ाम नहीं होना चाहिए करना आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है, हमारा पूरा पैनल मुत्तफिक है हाँ के ऑप्शन के साथ, नहीं का ऑप्शन लिया है, लेकिन इस बात पे सबने जोर दिया कि निज़ाम इंसाफ को आसान बनाया जाए, मौसर बनाया जाए, ताकि लोग इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। एक और अहम मामला इंसानियत सोज एक वाक़या कराची में पेश आया, उसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया जिसमें चाय के होटल पर काम करने वाले मुलाजिम पर काम में सुस्ती दिखाने पर मालिक ने गर्म गर्म चाय फेंक दी, जिससे बच्चा जल गया। हुकाम को वाक़े की इतला सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से मिली। वज़ीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को होटल मालिक के खिलाफ चाइल्ड लेबर, तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के तहत फौरी कार्रवाई की हिदायत की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अफसोस कमसिन मुलाजमों को तशद्दुद का निशाना बनाने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मगर हुकाम की जानिब से इस ज़िम्न में कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जाते। इस सब सूरत हाल का जिम्मेदार हम बात करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, तैयबा से लेकर कराची चाय होटल के मुलाजिम बच्चे तक तशद्दुद के वाक़यात, बहैसियत मुआशरा हमारा रवैया इतना मुतशद्दिद क्यों है? सबसे पहले हम इस मामले पर रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि कहीं इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व लोगों को। क्या वजह है इसकी? अब सोचो, आपने इबरत का निशान कहा है ना, मुझे इसी से कंसर्न है। हम लोग हर चीज़ का जो रिएक्शन है जस्टिस की तरफ या इंसाफ की तरफ नहीं वो होता, वो इसी तरह होता है कि इबरत का निशान बनाया जाए। जैसे हसन साहब की फेवरेट लाइन है कि भूखे कुत्तों को लोगों को खिला दिया जाए या गर्म तेल में फेंक दिया जाए। इतना एक्सट्रीम वायलेंट हमारा रिएक्शन भी हम यही चाहते हैं, अगर कुछ गलत देखें कि वो वायलेंट ही हो, और वो जो वायलेंस है वो बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा ख्याल है ये इबरत का निशान तरफ से भी है। कता कलामी के बाद रीमा, एज इन के लोगों को एक सबक जरूर मिले उससे, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी को चौक पे लटका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अक्सर यही जो है कि डेटरेंस, इतनी एक्सट्रीम पनिशमेंट दो कि बाकी लोग डिटर हो। पूरी दुनिया में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, हमें सर्टेनिटी की ज़रूरत है। किस तरह के वाक़यात हो तो आप लोगों को कुछ हद तक उनको पनिश करो, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि इबरत का निशान जो पूरी बात है, मेरा ख्याल है ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, ये थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ और आप ऑफ कोर्स नहीं करती। लेकिन वैसे हम लोगों का ये कि पब्लिक में फांसी दे दो और उससे बढ़ के हम इसी तरह की बात की, तो मेरा ख्याल है रियासत का रवैया ये है, वायलेंस की तरफ ही हमें लेके जाता है। हर चीज़ का जो हल है वो वायलेंस की तरफ ही होता है। दूसरा, हमारा एक सोसाइटल भी वो रवैया है, हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि ताकत ही सही है, माइट इज़ राइट। इससे हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप देखें, वायलेंस जो है वो बहुत कॉमन है। हम जिस तरह बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, जानवरों के साथ बिहेव करते हैं, ओवरऑल वायलेंस को हमेशा इनकरेज किया जाता है, ताकत को हमेशा इनकरेज किया जाता है। और जो एक एम्पैथी या जस्टिस या रिहेबिलिटेशन, इस तरह की बात हम कम करते हैं। तो मेरा ख्याल है एक रियासत की तरफ से भी ये इशू है, और दूसरा हमारी एक जिस तरह हमें बड़ा किया जाता है, हमारी फैमिलीज का वो रवैया सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों वजूहात, रियासती और मुआशरती, दोनों वजूहात हैं आपके ख्याल में। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये पुरतशद्दुद रवैया ये किसी का ज़ाती फेल होता है या माशरती पहलू है इसमें? देखिए, हम बहसियत कौम हमारे अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसकी एक बड़ी वजह होने वाली नाइंसाफ़ियाँ भी हैं। दूसरी बड़ी वजह यह कि जो ताकत और कमज़ोर का मुकाबला होता है कि मैं समझता हूँ कि यह आदमी मुझसे कमज़ोर है, लिहाजा मैं उस पर ज़ोर आजमाई करता हूँ। वो चाहे नौकर हो, चाहे कोई भी हो। आप इवन रोड एक्सीडेंट्स देख लें आप, उसमें अगर ज़रा सी टक्कर हो जाती है तो जो गाड़ी से उतर कर, चाहे वो गलती उसी की हो, लेकिन वो गाड़ी से उतर के दूसरे पे इस तरह काबू पाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नज़र आता है कि वो कमज़ोर है। लेकिन अगर वही गाड़ी की नंबर प्लेट पे कोई जीएस लगा हो, जीपी लगा हो और कोई नंबर प्लेट हो तो वो कभी भी उतर के उसके आर्गूमेंट ही बदल जाते हैं। तो हमारे यहाँ ताकत और कमज़ोर वाला जो पहलू है वो हर जगह अप्लाई होता है। यही अगर बच्चा जो है ये बड़ा होता, चाहे वो नौकर ही होता और ताकतवर होता, तो मालिक का रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता, क्योंकि वो देखता है कि वो नौकर रिएक्ट भी कर सकते हैं और बहुत से केसेस में हमने देखा है। तो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बहुत है, एग्रेशन बहुत है हमारे अंदर। जितने भी आप ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं उसमें एग्रेशन और पावर, ये दोनों चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो हमारे यहाँ और कानून, तो जिस तरह हमने पहले सवाल के उसमें कहा कि हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी तो है नहीं,
तो उसे पता होता है कि उसकी अभी भी ये पकड़ा गया है, छूट जाएगा, इसमें क्या सज़ा होगी उसको, कुछ भी नहीं होगी। आप देख लीजिएगा कि अगले 1-1.5 महीने बाद वो छूट जाएगा उसमें। तो हमारे यहाँ ये जो ओवरऑल है, मैं समझता हूँ कि माशरा जिम्मेदार है। हम माशरे बहैसियत माशरा जो है वो कमज़ोर हैं। हम बहैसियत माशरा जो है वो हमारे अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, और यही अदम बर्दाश्त फिर वायलेंस की शक्ल लेती है। और वायलेंस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जिसके हाथ में हथियार नहीं होता वो हाथ इस्तेमाल करता है, जिसके हाथ में हथियार होता है वो हथियार इस्तेमाल करता है। तो यही इस वाक़े में भी हुआ, और ये बेशुमार वाक़े हैं। ये रिपोर्ट हो गया, बहुत से वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, ये तो आए दिन के रिपोर्ट नहीं होते। माशरे में अदम बर्दाश्त की आप बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, ओवरऑल माशरे को आपके ख्याल में हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्योंकि इसी माशरे के अंदर बहुत से लोग बच्चों को तालीम देने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, ईदी साहब जैसे भी इसी माशरे से हमने सामने आते हुए देखे। ये ज़ाती फेल होता है या फिर कहीं ना कहीं माशरती पहलू है इसमें? पहली बात तो ये है कि ईदी साहब, अब्दुल कदीर ख़ान साहब और बाकी सारे साहबान जिन्होंने इस माशरे में कुछ किया, उनके साथ इस माशरे ने क्या किया, कभी इस पर भी डिबेट कर लीजिएगा। कोई हमारा मुत्तफ़िका रोल मॉडल नहीं रहा, कोई मुत्तफ़िका आइडियल नहीं रहा, किसी चीज़ पे अब हम मुत्तफ़िक नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए, हार पहनाए जाएँ इनको, इबरत का निशान ना बनाएं, फूलों के गुलदस्ते भिजवाएं, और साथ छोटी छोटी वो जो किताबें होती हैं हिकमत भरी बातें वो भिजवाएं कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। इबरत का निशान ना भिजवाएं, मिठाइयाँ भिजवाएं और मिठाइयों के टोकरे भिजवाएं। इबरत का निशान ना बनाएं, इनको बुलाकर एयर कंडीशन कमरों में काउंसलिंग करें इनकी। इबरत का निशान ना बनाएं, घुटने छोकर कहें कि मुर्शद एक ही कर देता है, तुसी इतना करते हैं कि तीसरी बात है कि ये जो लॉलीपॉप होते हैं, नोटिस ले लिया, इस पे मैं बड़ा हैरान हूँ। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, नोटिस ले लिया, फलां ने नोटिस ले लिया, उसने नोटिस ले लिया। भाई उस नोटिस के बाद क्या किया? रत्तो डेरों में जब ये HIV फैली थी तो नोटिस ले लिया गया था, फिर दोबारा वही क्लिनिक 2 चलने लगे और एड्स बांटने लगे। परसों पिशावर में पिछले हफ्ते मैंने देखा एक बच्चे को उन्होंने जंजीरों से जकड़ा हुआ था चाय खाने पर, वो बर्तन धो रहा था और बाजार में था और लोग गुजर रहे थे, किसी कोई तवज्जो ही नहीं थी। किस किस को रोएं? यानी इस पर रोएं कि हमारे मसाइल क्या हैं, या इस पर रोएं कि हम किन मसाइल में पड़े? कितना टाइम लगा है, पिछले 8-10 दिनों से चेयरमैन सेनेट बदल रहा है। चेयरमैन सेनेट की बाजी कौन मारेगा? चेयरमैन सेनेट का क्या होगा? वो नीचे हो गया, वो ऊपर हो गया। 55 वोट, 50 वोट, 5 मुस्तरद, 6 इधर 2 उधर। वो कराची में जो घर घर में कूड़ा पहुंच गया है, कराची में 48 घंटे जो बिजली चली गई है, वो 20 बंदे जो करंट लगने से मर गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जी ना इस जाली जमहूरियत का कोई परफॉर्मेंस का ऑडिट होता है, ना इसमें परफॉर्मेंस है। आप अंदाजा करें अब्सा कोमल, भुट्टो से बिलावल तक को लाड़काना ने जितवाया है, भुट्टो से बिलावल तक को लाड़काना ने जितवाया। क्या बना लाड़काना के साथ? और 120 हल्का 3 मरतबा नवाज शरीफ को बना चुका है प्राइम मिनिस्टर। क्या किया ना उस 120 हल्के को? यानी खुदा का खौफ करें। थोड़ा कम है बड़ी साहब, आगे निकलना है। ठीक है, आप कह रहे हैं नोटिस लेने से महज कुछ नहीं होगा, इस पे कुछ करना होगा इस सिलसिले में। बाबर साहब की तरफ जाएंगे। कर दो, वो कर दो, वो कर दो। मसाइल पे तवज्जो दिया करें, मसाइल जो असल है उन पर तवज्जो देंगे तो ये करेंगे। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन जो रीमा का इस पे मौकिफ है वो यकीनन उनका एक प्रिंसिपल इसके ऊपर मौकिफ है कि उनकी स्टडी भी यही कहती है और बाकी भी यही कहा जाता है कि सख्त जुराइम में कमी नहीं आती। मेरा वाइस प्रिंसिपल मुझे मेरा वाइस प्रिंसिपल है। देखिए आप इसको छोड़ें, उसका उनका प्रिंसिपल है तो मेरा वाइस प्रिंसिपल है, उनका अपना है, मेरा अपना नहीं। वो टेक्निकली उसके ऊपर तबसरा ये है उनका। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे नहीं बात करी इस बारे में, बाबर साहब की तरफ जाऊंगी। बाबर साहब अपनी राय है, मेरी अपनी राय। बिल्कुल भट्टी साहब, बिल्कुल आपके उनका प्रिंसिपल है, मेरा वाइस प्रिंसिपल है। भट्टी साहब ठीक है, बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, क्या वजह है कि हमारे माशरे में ऐसे वाकयात रुकने का नाम नहीं लेते? संजीदा बात यह है कि जो आपके पनिशमेंट सिस्टम्स है ना, वो 2-3 थेरीज के ऊपर बेस्ड हैं। डिटेरेंस, जिसका जिक्र भट्टी साहब भी करते हैं और जिसका जिक्र आपने भी अपने इब्तदाइये में किया कि सबक सिखाएं, वो एक है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आप जेहन में रखते हैं वो रेट्रीब्यूशन का है कि जिसके साथ जाती हुई उसे आप उस पोजीशन में वापस कैसे लाएंगे जो जाती से पहले वाली पोजीशन थी, जिसके लिए आप कभी फाइन की बात करते हैं और बड़े तरीके हैं। और तीसरी बड़ी कंसिडरेशन रिफॉर्म है कि जो खराबियां आई, जिसकी वजह से
खराबियां आई उसे आपने ठीक कैसे करना है। सो हर एक को जूतियां मारना या लटका देना वो इलाज नहीं है माशरती प्रॉब्लम्स का। सो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर बेस करके आप अपना पनिशमेंट सिस्टम डिवाइस करते हैं। किसी जगह पे आपको डिटेरेंस की जरूरत है और वो फैक्टर रोल प्ले करेगा, किसी जगह आपको रिफॉर्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो जहां पे बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस की बात होती है तो पीडोफिलिया एक बीमारी है। आप जरूर लोगों को सड़कों पे लटकाना शुरू कर दें लेकिन उससे खत्म नहीं होगा। सो आपको प्रोटेक्शन की बात करनी पड़ेगी। अभी भी जहां बात कर रहे हैं बच्चों की, बच्चे पावरफुल नहीं है। सो जिन रियासतों ने और जिन मुआशरों ने बच्चों की प्रोटेक्शन की है उन्होंने रियासत का रोल वहां पे एस्टैब्लिश किया एज अ गार्डियन। हमने अपने आइन में लिख दिया कि आपने हर बच्चे को स्कूल में डालना है। ये बच्चा जो 4 से लेकर 16 साल की उम्र के दरमियान का ही बच्चा ना, ये स्कूल में क्यों नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। फिर आप डेवलप्ड सोसाइटीज के अंदर माँ बाप भी जाती करें बच्चे के साथ तो पुलिस माँ बाप को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि रियासत ये समझती है कि एक हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो लोग बड़े हो जाते हैं, पेंशनर्स के लिए एक रियासत इंटरवीन करती है। सो बिल्कुल माशरा भी रियासत को शेप अप करता है और रियासत भी माशरे को शेप अप करती है, लेकिन यहाँ पे हमें रियासत बिल्कुल मिसिंग नजर आती है जहाँ वल्नरेबल सेक्शन, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। मामले के रूट कॉज को देखने की जरूरत है आपके ख्याल में। बिल्कुल ठीक है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये वाकयात, ये वाला इस बात इसकी अगर हम बात करें, हाथ तक नहीं कांपते बच्चों के ऊपर इस तरीके से बेईमाना तरीके से तशद्दुद करते हुए, क्यों ऐसा रवैया है हमारे माशरे में लोगों का? ये तयबा वही है ना जो एक जज साहब के यहाँ मुलाजमा थी जी जी, और ये एक मिसाल है। मैं यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में, क्लब्स में अक्सर देखता हूँ कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों के ख़वातीन जब उतरती हैं तो उनके साथ बहुत ही 12, 13, 14 साल की छोटी बच्ची होती है जो उनके अच्छे खासे जो जिसको कहना चाहिए 15-20 kg के बच्चे को उठाया हुआ होता है, उसने उसके अपनी वज़न का होता है। देखें, जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है? माइट इज़ राइट। आज के सेनेट के इलेक्शन ने भी यही साबित किया है कि रियासत का जो रहनुमा असूल है कि ताकत को बका हासिल है। इस मुल्क में असल मसला ये है, ये जितने मेरे साथियों ने बातें डिस्कस की हैं उसी के अंदर सारे उसके जुज़्व हैं कि जो ताकतवर है इस मुल्क में, मुनाफिकत बरतरफ। मुनाफिक क्या कह रहे हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो ताकतवर है उसको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तो मुशर्रफ का शिकवा यही है कि मुझे इक़्तिदार से जनरल कियानी ने अलहदा किया है। यहाँ तो याह्या खान से जनरल गुल हसन ने इक़्तिदार लिया था, अयूब खान से याह्या खान ने लिया था, सिकंदर मिर्जा से अयूब खान ने लिया था। ताकत को सिर्फ ताकत ही छेड़ सकती है। तय्यबा या जो बेचारे कराची का बंदा या जो सेनेट के अंदर, आपको कुछ नहीं कर सकते। ताकत को बका हासिल है, ये पाकिस्तान का रहनुमा असूल है। उसी के अंदर मेरे तमाम साथियों के दलाइल आ रहे हैं और सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सप्लीमेंट कर रहे थे कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का मसला। नाइंसाफी और माइट इज राइट। जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है? ये बच्चियां जो हैं आप देखती रहेंगे सड़कों पे, वहाँ 5 स्टार होटल में वो 10 डिशे लेके बैठे होते हैं और छोटी सी बच्ची बैठी होती है पर उसके। ये मुआशरा नहीं है, ये अनकूथ मुआशरा, जानवरों का मुआशरा बन चुका है। बिल्कुल। और बच्चों को डोमेस्टिक, मेरे जाती बच्चों को डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे रखने वालों पर भी हैरत होती है, लेकिन उसके पीछे भी अगर तफसील में जाया जाए तो क्या मजबूरियां होती हैं जिसके तहत बच्चों को इस चीज़ के लिए छोड़ के जाया जाता है। सब मामला कनेक्टेड है आपस में, इसको देखना होगा हुकूमत को इस मामले को। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।